एक दिन नेहा के ससुर जी घर में फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। नेहा और उसका पति पंकज अपनी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे और पंकज की ट्रांसफ़र वाली जॉब थी, तो हर 3 साल में उसका ट्रांसफ़र होता रहता था। इसलिए कहीं पर भी एक जगह टिककर रहना संभव नहीं था। नेहा की ननद अमृता का ससुराल उसी शहर में था जहां उसका मायका था। नेहा की सासू माँ शांति देवी ने पंकज को फ़ोन किया और उसके पिताजी के गिरने वाली बात बताई। पंकज ने बोला, ठीक है माँ, मैं आता हूँ। इतना बोलकर पंकज ने फ़ोन रख दिया और तुरंत पंकज ने अपनी बहन अमृता को फ़ोन किया और बोला कि पापा गिर गए हैं, तुम जाकर जरा पापा को देख लो और वहीं पर रुक जाओ, तब तक मैं आने की कोशिश करता हूँ। अमृता बोली, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, और उसने माँ को फ़ोन लगाया तो माँ ने कहा, हाँ अमृता, तुम्हारे पापा गिर गए हैं, शायद कमर की हड्डी टूट गई है। मैं अकेले यहाँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पंकज आने वाला है, पर उसे आने में वक्त लगेगा ही, काफ़ी दूर रहता है। तो अमृता बोली, मम्मी फिर मैं वहाँ आकर क्या करूँगी, वैसे भी ये छोटा शहर है, यहाँ पर तो इलाज करना संभव नहीं है। अब जो होना था वो तो हो गया, भैया के आने का इंतज़ार करो। मैं वहाँ आ भी जाऊँगी तो कोई ख़ास फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, यहाँ पर अच्छे डॉक्टर तो है नहीं। भैया को आने दो, वो पापा को लेकर चले जाएंगे, अच्छे से इलाज हो जाएगा। वैसे भी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरा आना संभव नहीं हो पाएगा। माँ ने भी बोला, हाँ ठीक है बेटा, तू बच्चों के एग्ज़ाम पर ध्यान दे, हम तो वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब 1-2 दिन तो इसी परेशानी में काटना ही पड़ेगा, फिर पंकज आएगा तो वो तो कुछ इंतजाम कर ही लेगा। अमृता ने फ़ोन रखने से पहले अच्छे से आग में घी भी डाल दिया, जैसा कि वो हमेशा करती थी, और बोली, सिर्फ पंकज ही क्यों आएगा, नेहा क्यों नहीं आएगी, उसकी जिम्मेदारी है, बहू है वो आपकी। देख लो, यही होते हैं बेटा बहू, अपनी जिम्मेदारी से बस भागना है और अच्छे से बेटे बहू के खिलाफ। माँ के मन में जहर भर दिया, लेकिन माँ खुद ही परेशान थी, क्योंकि उनके पति को अच्छी खासी चोट लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अमृता को उसके पिताजी अच्छे से जानते थे और वो हमेशा शांति देवी को समझाते थे कि बेटी की बातों में आकर बेटे से कभी बिगाड़ना मत। पर शांति जी हमेशा कहती, नहीं अमृता ऐसा क्यों करेगी, उसकी परवरिश में कहाँ हमसे कमी रह गई। फिर पंकज का फ़ोन आया कि माँ मैं आ रहा हूँ, पिताजी को लेकर आ जाऊँगा, यहाँ इलाज करवा लेंगे। माँ ने बोला, हाँ बेटा तू आ जा। फिर पंकज ने कहा, अमृता दीदी तो आ गई होगी ना, थोड़ी तो राहत मिल गई होगी आपको। तभी शांति जी बोली, नहीं बेटा, उसके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो नहीं आ सकती। फिर पंकज बोला, माँ बच्चे तो बड़े हैं ना, और बच्चों के दादा दादी तो घर पर ही है और उनके पापा भी, तो इतना तो वो कर ही सकती है उस शहर में रहकर, आखिर उसके भी तो पापा है। पर बेटी पहले ही बेटे बहू के खिलाफ जो जहर भर रखा था, ऊपर से बेटे ने जब बोल दिया कि तुम्हारी बेटी उस शहर में होकर नहीं आ पाई, तो माँ को गुस्सा आ गया, क्योंकि कुछ भी हो माँ के लिए बेटी हमेशा अपनी ही रहती है और उसकी गलतियाँ कभी नहीं दिखती। तो गुस्से में तमतमाई माँ ने बोल दिया, अच्छा बेटी की तो बहुत बुराई कर दी, जबकि उसके बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। तेरी बीबी नेहा क्यों नहीं आ रही है, जो तू अकेला आ रहा है। पंकज को माँ से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने बोला, क्या माँ कैसी बातें कर रही हो, मैं एरोप्लेन से आ रहा हूँ, एरोप्लेन में तुरंत का टिकट लेने पर कितने पैसे लगते हैं तुम्हें पता है ना। मैं फालतू में नेहा और बच्चों को लेकर क्यों 2 टिकट के और पैसे लगाऊं, और उसके बाद
तुम्हें और पापा को लेकर वापस एरोप्लेन से ही आना है और साथ में नेहा और बच्चों का भी होगा। तो मतलब 5 लोगों के टिकट का कुछ समझ में आता है आपको? फालतू में नेहा को लेकर आने का क्या मतलब, जब वापस यहीं पर आना है। पंकज के इस बात का माँ के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप हो गई। खैर पंकज समझ चुका था कि अमृता ने कोई मदद तो नहीं की, पर हमेशा की तरह आग में घी पूरा डाल दिया है। और ये कोई नई बात तो थी नहीं। जब से पंकज की शादी हुई है, पता नहीं क्यों हर वक्त अमृता नेहा के खिलाफ माँ के कान भरती रहती है। पता नहीं उसे क्या लगता है। जब से नेहा इस घर में आई है, अमृता को शायद ऐसा लगता है कि नेहा ने उसका हक छीन लिया है। आखिर वो भी तो किसी के घर की बहू बनकर गई है, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आती। हर वक्त वो सास और बहू के बीच और बेटे और माँ के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश करती है। खुद उसी शहर में होकर अपने जन्मदाता को एक बार भी देखने के लिए नहीं आ पाई। खैर पंकज ने सोचा अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। और कुछ समय बाद पंकज अपने पापा के पास पहुंच गया उन्हें लेकर आने के लिए। पंकज अपनी मम्मी पापा को लेकर अपने घर आ गया और वहां अच्छे अस्पताल में अपने पापा को भर्ती करवाया, जहां उनका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोला। लेकिन डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि उनकी उम्र अधिक हो चुकी है, तो इस ऑपरेशन में बहुत रिस्क है, हो सकता है उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन कोई और चारा नहीं था, उन लोगों को ऑपरेशन करवाना ही पड़ा। और जैसा कि डॉक्टर ने बोला था, पंकज के पिताजी की जान नहीं बच पाई। अब कोई क्या कर सकता था। जितनी कोशिश हो सकती थी सबने की, पर होने को जो मंजूर था वही हुआ। और फिर सब लोग वापस गांव आ गए। सारी क्रिया विधि समाप्त हो जाने के बाद सारे रिश्तेदार धीरे धीरे अपने घर चले गए। अब घर में बस अमृता, पंकज और नेहा थे। पंकज ने माँ को बोला, माँ जो होना था वो तो हो गया, अब आप अकेले यहाँ रहकर क्या करोगी? हमारे साथ चलिए, हम वहाँ पर एक साथ ही रहेंगे। यहाँ के घर पर या तो ताला लगा दीजिए या तो फिर किराए पर दे दीजिए। पंकज की माँ को भी यही ठीक लगा, लेकिन अमृता का दिमाग तो कहीं और ही था। उसने बोला, लेकिन माँ तुम्हारे सारे जेवर, सारी एफडी, ये सब कुछ तुम कहाँ लेकर जाओगी? भाई की तो ट्रांसफ़र वाली जॉब है। एक काम करो, ये सब कुछ मेरे घर में रख दो, कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे, क्योंकि मैं तो यहीं पर रहूँगी, तो उन्हें हिफाजत से रख लूँगी। नहीं तो तुम भाई के घर लेकर अगर चली जाओगी और एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहोगी तो तुम्हारा कभी भी नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा करो, तुम्हारे पास जितनी एफडी, जेवर और घर के कागजात और जो 1-2 जगह तुम लोगों ने ज़मीन खरीदी है, उन सब के कागज को मेरे घर में रखवा दो। नेहा और पंकज को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि अमृता का दिमाग किस ओर चल रहा है। लेकिन अमृता माँ की लाडली बेटी थी और माँ अपनी बेटी के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती थी। और पंकज और नेहा को बहुत अच्छे से पता था कि वो कुछ भी बोलेंगे तो माँ उन्हें ही गलत समझेगी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर माँ ने कहा, अमृता बिल्कुल ठीक कह रही है, एक काम करती हूँ, मैं सब कुछ अमृता के घर में रख देती हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर पंकज ने बोला, माँ जब बैंक लॉकर इतनी फैसिलिटी देता है तो फिर किसी के ऊपर जिम्मेदारी क्यों डालनी? अगर कल को कुछ 19-20 हो जाएगा तो अमृता को भी खुद में खराब लगेगा। एक काम करो, मैं बैंक में लॉकर का इंतजाम करता हूँ, तो अपना सारा कुछ लॉकर में रख दो। सब कुछ बैंक में सुरक्षित भी रहेगा और कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। आखिर मेरी भी तो ट्रांसफ़र की जॉब है, जो थोड़ी बहुत सेविंग और जेवर नेहा के पास है वो भी तो सब कुछ बैंक के लॉकर में ही रखती है, तो सेफ्टी करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पंकज इतनी चतुराई से उसकी होशियारी निकाल देगा ये अमृता ने सोचा भी नहीं था। माँ ने बोला, हाँ पंकज
तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम बैंक में लॉकर का इंतजाम करवाओ, मैं सब कुछ लॉकर में रखवा देती हूँ ताकि किसी की कोई जिम्मेदारी ना रहे। और मेरी पेंशन भी तो आएगी ही, जो मेरे खर्चे के लिए काफ़ी है। पंकज ने बोला, हाँ मम्मी, आप किसी के ऊपर निर्भर तो नहीं है, आपकी तो पेंशन आनी ही है, इसलिए आप तो आराम से हमारे साथ रह सकती हो, बिना ये सोचे कि हम आपका ख्याल रखेंगे या नहीं। खैर इतनी गारंटी तो मैं आपको देता हूँ कि आपको अपने पेंशन से अपना खर्चा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए ये बात मैंने बोली। अमृता को समझ में आ गया था, इतनी आसानी से माँ को पंकज के सामने वो गुमराह नहीं कर सकती है। और माँ पंकज और नेहा के साथ उनके पास चली गई। अमृता फ़ोन पर रोज अपनी माँ से बातें करती और किसी न किसी बहाने से नेहा और पंकज के ऊपर किसी न किसी बात में नुक्स निकालकर माँ के कान में उल्टी सीधी बातें पंकज और नेहा के खिलाफ भरती रहती। कभी अमृता बोलती, नेहा भाभी जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है कि तुम्हें सही से हजम ना हो और तुम बीमार पड़ जाओ। कभी बोलती, वो लोग तुम्हें इसलिए लेकर आए हैं कि तुम्हारी पेंशन से उन लोगों के घर के खर्चे चले और उनके सारे पैसे बच जाए। कभी बोलती, देख लेना माँ, नेहा भाभी के बच्चों को बड़ा होने दो, उसे नौकरी करनी है और घर में कोई दाई तो चाहिए ही, इसलिए वो तुम्हें लेकर आई है ताकि वो नौकरी पर जाना शुरू करे तो तुम उनके बच्चों को संभालो और घर में दाई का काम कर दो, ताकि वो दोनों मियाँ बीबी नौकरी कर सके। और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें लगातार अपनी माँ के कान में भरती रहती थी। वैसे माँ को पंकज और नेहा के साथ किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन फिर भी बेटी लगातार बहू और बेटे के खिलाफ माँ को भड़काती रहती थी। तो माँ को भी ऐसे लगने लगा कि हाँ, बेटी सही बोल रही है, मेरे बेटे और बहू मेरे पैसों के लालच में मुझे यहाँ लेकर आए हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो वो मुझे मेरे घर पर अकेला ही छोड़ देते, क्योंकि पंकज और नेहा शहर में रहते थे तो ज़्यादा किसी के घर आना जाना या घूमना फिरना नहीं होता था। और शांति देवी की आदत शुरू से ही घूमने फिरने की थी, तो उनका मन भी वहाँ नहीं लगता था। और फिर अमृता ने भी धीरे धीरे 6 महीनों में माँ के मन में इतना जहर भर दिया था कि उन्होंने जिद पकड़ ली कि मैं अपने घर जाकर ही रहूँगी, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है और अभी मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि अकेली रह नहीं सकती। जब मेरे पास अपना घर है तो मैं अपने घर में रहूँगी। हाँ, जब ऐसा लगेगा कि अब मैं अकेले नहीं रह सकती तो तुम लोगों के पास आ जाऊँगी, पर अभी मैं यहाँ नहीं रह सकती। पंकज और नेहा को बहुत अच्छे से पता था कि माँ ऐसा क्यों बोल रही है और किसके बहकावे में आकर बोल रही है, लेकिन वो लोग क्या कर सकते थे। उन लोगों ने माँ को वापस उनके घर भेज दिया और अब अमृता जो चाहती थी वो सब हो गया, क्योंकि अब अमृता का दिन माँ के साथ ही गुजरता था। बल्कि अमृता पूरी तरह से अपने बच्चों के साथ इसी घर में शिफ्ट हो गई थी। जब पिताजी बीमार थे तो देखने भी नहीं आ पाई थी बच्चों की पढ़ाई की वजह से, और अब बच्चे इसी घर से अपने स्कूल जा रहे थे और कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब अमृता ने अपना असली खेल शुरू कर दिया था। एक दिन माँ से बोली, माँ तुम्हारी तो अच्छी खासी पेंशन आती है और आपका कोई खास खर्चा भी नहीं, भाई का बच्चा भी छोटा है, उसके भी अभी कोई खर्चे तो है नहीं, लेकिन मेरी बेटी का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना है और अब वो 9th में जा रही है तो उसकी कोचिंग भी स्टार्ट करवानी है। स्कूल की फ़ीस और कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बेटा भी तो पहले से 11वीं में है, उसकी कोचिंग और स्कूल की फ़ीस ज़्यादा लगती ही है। मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। एक काम करो माँ, घर का 1 फ्लोर किराए पर दे दो और वो किराया मुझे दे दिया करना, जिससे मैं मेरी बेटी की स्कूल और ट्यूशन का फ़ीस दे दूँगी। तुम्हारी तो वैसे भी पेंशन आ ही रही है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, और वैसे भी
माँ बाप की प्रॉपर्टी पर मेरा भी तो हक बनता है। मेरी बेटी की पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। माँ तो बेटी के प्यार में अंधी थी, ये जानते हुए कि दामाद जी का बहुत बड़ा बिजनेस है और अच्छा खासा चलता है। फिर भी माँ को बेटी की बातों में सच्चाई लगी और उन्होंने बोला, हाँ बेटा, घर का एक फ्लोर खाली ही तो पड़ा है, उसे किराए पर देकर अगर तेरी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे निकल आए तो इसमें बुराई ही क्या है। माँ ने ये सब कुछ पंकज और नेहा को बताना जरूरी भी नहीं समझा और अमृता से बोली, तू किराएदार ढूंढ, उसे किराए पर लगा देती हूँ और ये घर मेरा है, जो मैं चाहूँ वो करूँ, इससे किसी को क्या दिक्कत होगी। इस तरह से घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया गया और किराए से मिलने वाले 12,000 रुपये अमृता रख लेती थी अपने बच्चों के स्कूल और ट्यूशन के फीस के नाम पर। एक बार पंकज और नेहा छुट्टियों में घर आए थे और जब घर में उन्होंने किराएदार को देखा तो माँ से इसके बारे में पूछा तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये आधा हिस्सा किराए पर दे दिया है। मैं अकेली रहती थी और घर खाली पड़ा था तो किराए पर दे दिया। पंकज ने कहा, वो तो ठीक है माँ, पर तुमने ठीक ठाक से देख समझ कर तो दिया है ना, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो शांति जी बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लोग हैं, ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत काम भी कर देते हैं और किराया भी वक्त पर दे देती है। तो पंकज बोला, फिर तो ठीक है। फिर पंकज कुछ सोचकर बोला, तो एक काम करो माँ, तुम्हारी तो अच्छी खासी पेंशन आती ही है, फिर किराए की रकम हर महीने मेरी एफडी करवा दिया करो, कुछ सेविंग हो जाएगी। माँ ने बोला, नहीं, वो तो मैं अमृता को दे देती हूँ, उसकी बेटी की 9वीं क्लास की पढ़ाई शुरू हो गई है और उसे थोड़ी आर्थिक दिक्कत हो रही है, तो उन पैसों से उसकी स्कूल और ट्यूशन की फीस निकल जाती है। और वैसे भी घर का हिस्सा तो खाली ही पड़ा था, कोई मैं अलग से तो कुछ कर नहीं रही और पापा की प्रॉपर्टी पर उसका भी तो हक है। तो पंकज बोला, माँ, मैं ये कब कह रहा हूँ कि उसका हक नहीं है, पर क्या सिर्फ उसी का हक है, मेरा हक नहीं? अभी कोई हिस्सा बंटवारा तो हुआ नहीं है, फिर भी इतना बड़ा निर्णय आपने ले लिया और वो भी मुझसे बिना पूछे। पंकज ये सब बोल ही रहा था कि माँ गुस्से में बोली, ये मेरा घर है, मेरे पति के पैसों से बनाया हुआ है, इस पर तुम्हारा या किसी का कोई हक नहीं है। ये कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद नहीं है, मेरा जिसे दिल करेगा उसे दूंगी। आइंदा से मेरे किसी फैसले में टांग घुसाने की कोशिश मत करना तुम दोनों। इतने दिनों में अमृता ने इतने अच्छे से शांति देवी का ब्रेन वॉश किया था कि शांति देवी को पंकज और नेहा दुश्मन दिखने लगे थे। अमृता ने कूट कूट कर उनके मन में ये बात भर दी थी कि हो सकता है कि पंकज और नेहा ने जानबूझकर पापा का इलाज किसी छोटे मोटे अस्पताल में करवाया होगा, इसलिए पापा बच नहीं पाए। अगर बड़े अस्पताल में करवाया होता, अच्छे डॉक्टर को दिखाया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अपने पैसे बचाने के चक्कर में पंकज और नेहा ने ऐसा किया और शांति देवी अमृता की इस बात में आ गई थी, इसलिए वो अपने बेटे बहू से चिढ़ने भी लगी थी। पंकज ने जब शांति देवी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसने सोच लिया कि अब वो किसी भी मामले में कुछ नहीं बोलेगा, उन्हें जो करना है करे। और वैसे भी उनके लिए उनकी बेटी ही सब कुछ है, जो कि इस शहर में रहकर ज़रूरत पड़ने पर माँ बाप के काम नहीं आ सकती थी, अभी बहुत अपनापन दिखा रही है। पंकज और नेहा, यहाँ तक कि पंकज के पिताजी भी अमृता को बहुत अच्छे से जानते थे कि वो और उसका पति कितने शातिर किस्म के इंसान हैं और अपनी शातिरता से वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शांति देवी आज तक इस बात को समझ नहीं पाई थी। उनके लिए तो उनकी लाडली बेटी अमृता उनकी जान थी और अपने शातिर दामाद को भी वो अपना बेटा समझती थी। कभी उसकी शातिरता उन्हें दिखाई नहीं देती थी। नेहा ऐसे तो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन कभी कभी शांति देवी की बातों से उसे बहुत जोर का गुस्सा आता था,
क्योंकि जब से वो शादी होकर आई थी, बात बात में कई बार शांति देवी और अमृता ने उसे कई तरह से ताने मारे थे। खैर, अभी कुछ दिनों के लिए नेहा और पंकज घर पर थे और एक दिन रात में अमृता भी वहीं रुक गई। तो पंकज का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था और थोड़ा सा ही दूध बचा था, लेकिन बच्चा छोटा था, तो नेहा ने वो सारा दूध अपने बेटे को पीने के लिए दे दिया। इस पर अमृता ने अपनी माँ के कान भर दिए और बहुत बड़ा बवाल करवा दिया कि मेरे बच्चे भी घर पर ही थे और भाभी ने सारा दूध अपने बेटे को दे दिया। देख लो क्या क्या करती है भाभी। शांति देवी ने नेहा और पंकज को बहुत उल्टा पुल्टा सुनाया एक गिलास दूध के लिए। इस पर पंकज बोला, माँ, बच्चा छोटा है, उसे खाना नहीं खाना था और उसे नींद आ रही थी, तो इसलिए नेहा ने उसे दूध दे दिया। बड़े बच्चे तो खाना भी खा लेते हैं, पर 1.5-2 साल का बच्चा दूध पीकर ही अक्सर सो जाता है। इसकी तुलना बड़े बच्चों से क्या करनी। लेकिन फिर भी माँ ने मुंह बंद नहीं किया और नेहा से बोली, हिम्मत कैसे हुई अपने बेटे को दूध देने की और मेरे नाती नातिन को दूध नहीं देने की। तुम्हारे पैसों का दूध नहीं था, मेरे पैसों का दूध था। इस पर उनका भी बराबर का हक है। आज नेहा के सब्र का बांध टूट गया और उसने बोला, माँ जी, बिल्कुल आपके पैसों पर बराबर का हक नहीं, बल्कि पूरा हक आपकी बेटी और उनके बच्चों का है। मेरा, पंकज और मेरे बच्चों का तो कोई हक नहीं, हमारे सिर्फ फर्ज है। हक तो सारी बेटी के ही है। कोई बात नहीं, मेरा पति भिखारी नहीं है, अच्छा खासा कमाता है और बहुत सहेली मैंने आपकी हेकड़ी। हर चीज़ की एक सीमा होती है और आपने अपनी सारी सीमाएं आज पार कर दी है। तो जिस तरह से सारे हक अपनी बेटी को दे दिए हैं ना, तो सारे फर्ज भी उसी से निभवा लीजिएगा। फर्ज के वक्त तो बेटा बहू याद आते हैं और देने के समय बेटी याद आती है। बहुत हो गया, अब मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। पंकज, अभी की अभी चलो यहाँ से। पंकज भी बहुत देर से ये सारा ड्रामा देख रहा था और उसे समझ में आ चुका था माँ को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। और अमृता तो यही चाहती थी कि पंकज और नेहा जल्द से जल्द वहाँ से चले जाए ताकि उसका खेल वापस चालू हो सके। पंकज और नेहा चुपचाप वहाँ से चले गए। शांति देवी के मन में तो ये बात घर कर चुकी थी कि पंकज और नेहा सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों के लिए उनके करीब आते हैं, इसलिए उनके जाने का उन्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। लेकिन शांति देवी को ये नहीं दिख रहा था कि अमृता उनके साथ क्या खेल खेल रही है। उन्हीं के बेटे बहू के खिलाफ भड़का भड़का कर अपना उल्लू सीधा कर रही है। खैर, दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। फिर अमृता के बेटे का जन्मदिन आया और बेटे ने नानी से डिमांड रखी, नानी, मैं साइकिल से बहुत स्कूल जा चुका, अब मुझे एक स्कूटी चाहिए। मम्मी तो दिलवा नहीं रही, बोल रही है पैसे नहीं है, आप तो दिलवा दो ना नानी। नानी ने बोला, हाँ बेटा, बिल्कुल, मेरे नाती को स्कूटी चाहिए तो नानी क्यों नहीं दिलवाएगी। और फिर तुरंत ही 1,20,000 की स्कूटी अमृता के बेटे के लिए नानी की तरफ से आ गई। तो अमृता की बेटी ने भी अपनी फरमाइश रख दी और बोली, अगले महीने मेरा भी जन्मदिन है नानी, मुझे भी चाहिए एक अच्छा सा गिफ्ट। नानी बोली, हाँ हाँ बेटा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो अमृता की बेटी ने बोला, नानी, मुझे तो लेटेस्ट वाला आईफोन चाहिए, स्कूटी मुझे चलानी नहीं आती और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, पर मेरे सारे फ्रेंड के पास अच्छे अच्छे फ़ोन हैं, तो मुझे भी सबसे महंगा आईफोन चाहिए। तो नानी बोली, फ़ोन लेकर क्या करोगी बेटा, सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिर अमृता को लगा कि उसकी बेटी कुछ सस्ते में ना निपट जाए, तो वो तुरंत बोल पड़ी, अरे माँ, दे दो ना उसे, मैं कंट्रोल में रखूँगी, मैं कंट्रोल में रखूँगी, ज़रूरत पड़ने पर ही उसे दूँगी। और इस तरह से अगले महीने नानी ने खुशी खुशी पेंशन से नाती के लिए आईफोन दे दिया, जिसमें अच्छी खासी रकम नानी माँ की निकल गई।
लेकिन वो खुश थी कि उनके नाती और नातिन को उन्होंने इतना अच्छा उनका मनपसंद तोहफा दिया है। लेकिन उनके अकाउंट में से लगभग 3.5 लाख रुपए निकल चुके थे और ये उनकी पेंशन के जमा हुए रुपए थे, जो कि उनके खर्चे के बाद बचते थे, क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने लॉकर में रखा हुआ था और घर का किराया तो अमृता ही ले लेती थी। अमृता ने अब अलग तरह से दिमाग लगाना शुरू किया, क्योंकि इस तरह से तो ज़्यादा कुछ निकाल पाना आसान नहीं होगा। सब कुछ भाई ने चालाकी से लॉकर में रखवा दिया है और पेंशन में से माँ के खर्चे के बाद जो बचता है वो लगभग मैं सारा निकलवा ही लेती हूँ। किराया भी मैं ही लेती हूँ। छोटी छोटी रकम से कुछ नहीं होने वाला। मम्मी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी और ज़मीन है और उसे निकलवाना इतना आसान नहीं है। कुछ दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद अमृता की मैरिज एनिवर्सरी थी। अमृता ने पहले ही अपनी माँ शांति देवी से बरगला शुरू कर दिया था। माँ, इस बार मैं मेरी मैरिज एनिवर्सरी मनाऊंगी। मेरी जेठानी हमेशा मनाती है और नए नए जेवर पहनती है। मैं उसकी तरह नहीं कर पाती, इसलिए वो हमेशा मेरे ऊपर हावी रहती है। इस बार मैं भी उसे दिखाऊंगी कि मैं भी उससे कम नहीं हूँ। माँ ने बोला, हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल अपनी एनिवर्सरी मना। तू किसी से कम क्यों रहेगी? अमृता बोली, हाँ माँ, लेकिन मेरी जेठानी को अपने जेवर का बहुत घमंड है। अब मेरे पास तो इतने भारी जेवर तो है नहीं। माँ, तुम अपने भारी वाले कान के झुमके मुझे दे दो ना। वो तो इतने बड़े और भारी है कि मेरी जेठानी देखते ही जल भुन जाएगी। वैसे भी तुम्हारे जेवर पर मेरा भी तो हक बनता है। वो झुमके एनिवर्सरी पर पहनकर अपनी जेठानी को जलाऊंगी। और वैसे भी तुम इतने भारी जेवर तो पहनने वाली भी नहीं। माँ ने बोला, हाँ बेटा, बिल्कुल मेरी बेटी किसी से कम थोड़ी ना है। तू घबरा मत। तेरी एनिवर्सरी से पहले मैं लॉकर से वो झुमके निकलवा कर तुझे दे दूंगी। दिखा देना अपनी जेठानी को कि तू भी किसी से कम नहीं। और इस तरह से एक काफ़ी भारी झुमके अमृता ने अपनी माँ से हड़प लिए, जिनकी कीमत लाखों में थी। और अमृता ने दिमाग लगा लिया था कि इस तरह से वो धीरे धीरे माँ से सब कुछ निकलवा लेगी। उधर पंकज और नेहा को बहुत अच्छे से पता था कि अमृता उधर क्या खेल खेल रही है, जिसमें उसका पति उसका बराबर साथ दे रहा था। उसने परमानेंटली अपने बीवी बच्चों को उसके मायके में शिफ्ट करवा दिया है, ताकि अमृता का खेल अच्छे से चल सके। कितने नीच हो सकते हैं कोई पैसों के लालच में, यह अमृता और उसके पति ने दिखा दिया था। लेकिन हर बुराई का अंत तो आता ही है। तो अब इस बुराई का अंत भी आने का वक्त आ चुका था। एक दिन रात में एकाएक शांति देवी के पेट में भयानक दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इतना तेज था कि शांति देवी चिल्ला रही थी। अमृता को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो उन्हें पास के एक डॉक्टर के पास लेकर चली गई। शांति देवी खुद ही बेहाल थी, इसलिए वो कोई पैसे लेकर नहीं गई थी। अमृता को पता था पेमेंट उसी को करनी पड़ेगी, इसलिए वो एक झोला छाप डॉक्टर के पास लेकर चली गई थी। और उसने गैस होने की बात कहकर गैस की दवाई देकर अपनी फीस ले ली। अमृता भी चुपचाप माँ को लेकर घर आ गई और बोली, माँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ी गैस ही होती है। थोड़े गर्म पानी की सिकाई करो, दवाई खाओ, ठीक हो जाओगी। अमृता को माँ की हालत देखकर समझ में आ गया था कि बात गैस की नहीं बल्कि कुछ गंभीर है और अभी यहाँ रहने में उसका नुकसान है। इसलिए अमृता ने वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और बोली, माँ, मेरे ससुराल में मेरी चचेरी ननंद की शादी है। अब ससुराल का मामला है, मुझे तो वहीं पर रहना पड़ेगा। सारे रस्म मुझे ही करने पड़ेंगे, इसलिए अभी 1 महीने तो मुझे अपने ससुराल में ही बिताना पड़ेगा। माँ बोली, अरे तू मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही है? तू यहीं से शादी की सारी रस्मों में चली जाना। अभी तो टाइम है ना शादी में, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ठीक ऊपर से तू जा रही है। अमृता ने बोला, नहीं माँ,
मैं यहाँ कैसे रहूँगी? मुझे तो वहीं पर रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। और वैसे भी यहाँ तो बेटे बहू की जिम्मेदारी है। तुम अपनी बहू को बुला लो, उनका फ़र्ज बनता है तुम्हारा इलाज करवाने का। मैं अब अकेली यहाँ क्या करूँगी? मैं तो वैसे भी बेटी हूँ, बेटे का फ़र्ज है माँ बाप का इलाज करवाना। और शांति देवी की कोई बात सुने बिना अमृता वहाँ से निकल ली। आज शांति देवी को बहुत जोर का तमाचा उनके गाल पर उनकी बेटी मारकर निकल गई थी। जिस बेटी के लिए उन्होंने हमेशा अपने बेटे बहू को कोसा था, आज उसने अपनी असलियत उन्हें दिखा दी थी। क्योंकि शांति देवी को भी महसूस हो गया था कि उन्हें कोई ना कोई गंभीर बीमारी तो है, और बेटी ने ऐसे वक्त में उनसे पल्ला झाड़ लिया था। खैर, शांति देवी क्या कर सकती थी। आज उन्हें रोना आ रहा था और अपने बेटे बहू की याद भी आ रही थी। अपनी बहू को बोले कड़वे वचन उन्हें बार बार याद आ रहे थे। बहू ने तो इतने सहने के बाद उन्हें पलटकर जवाब दिया था, पर उन्होंने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी बहू को दुखी करने में। अपनी गलती भी आज उन्हें दिखाई पड़ रही थी। आज शांति देवी सोच रही थी कि दुनिया अक्सर बेटे बहू को ही गलत समझती है, पर कभी माँ बाप भी गलत होते हैं जो बहू को कभी अपना ही नहीं पाते और अपने बेटे की ज़िंदगी में उसे स्वीकार नहीं कर पाते और बेटी को सदा अपना ही मानते हैं, जबकि बेटी तो शादी के बाद पराई हो जाती है और हर हाल में वो मायके से ऊपर अपने ससुराल को रखेगी और वही का ही पहले सोचेगी। और ऐसा होना भी चाहिए। तो फिर माँ बाप क्यों नहीं बेटी से ऊपर बहू को रख पाते हैं और उसका सोचते हैं? ऐसा भी तो होना चाहिए। बहू पराई होते हुए भी शादी के बाद अपनी हो चुकी होती है। इस सच्चाई को कोई सास ससुर स्वीकार नहीं कर पाते और रिश्तों में बिखराव आ जाता है। शांति देवी अपने बेटे को फ़ोन करना चाहती थी, पर पिछली बार जो कुछ भी हुआ वो याद करके उनका दिल नहीं कर रहा था कि वो अपने बेटे को अपनी तकलीफ बताए। लेकिन शातिर अमृता तो बहुत होशियार थी। उसे पता था कि माँ को इलाज की ज़रूरत है और अगर माँ को कुछ हो गया तो उसके हाथ से कुबेर का खजाना निकल जाएगा। और ये भी पता था कि माँ ठीक हो जाएगी तो फिर से उन्हें जल्दी अपने झांसे में ले लेगी। इसलिए उसने खुद ही पंकज को फ़ोन कर दिया और बोली, भाई, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पेट में दर्द है, आकर उन्हें ले जाओ, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। यहाँ पर तो कोई अच्छा डॉक्टर है नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। तो माँ को अपने साथ ले जाओ और उनका इलाज करवाओ। वैसे भी तुम्हारा फ़र्ज है, तुम उनके बेटे हो। पंकज ने बोला, हाँ, फ़र्ज तो सारे मेरे ही है, तुम्हारा तो सिर्फ हक है। खैर, मेरी माँ है, मैं तो करूँगा ही। लेकिन हाँ, इतना छोटा शहर भी नहीं है कि वहाँ पेट दर्द का इलाज ना हो सके, या अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई हो तो उसका इलाज ना हो सके। सीधे सीधे इसका जवाब ना बोलो कि तुम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हो। फिर अमृता बोली, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे उससे क्या। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पंकज ने माँ को फ़ोन लगाया और बोला, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपने हमें बताया भी नहीं। मैं कल आ रहा हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। माँ ने बोला, नहीं बेटा, कोई खास दिक्कत नहीं है, तुम रहने दो। माँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए वो बेटे बहू को नहीं बुलाना चाहती थी। लेकिन वो पेट दर्द से बहुत बेचैन और तकलीफ में थी। पंकज बोला, माँ, परेशान मत हो, मैं और नेहा जल्द से जल्द आने की कोशिश करते हैं। पिछली बार की तरह इमरजेंसी नहीं है, इसलिए हम लोग ट्रेन से आएंगे और वहाँ पर भी अच्छे अच्छे अस्पताल है। तुम्हें वहाँ से लेकर यहाँ आने से अच्छा है पहले वहीं पर हम अच्छे अस्पताल में चेकअप करवाते हैं, देखते हैं क्या बात है। पिताजी के मामले में तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं उन्हें लेकर यहाँ आ गया था। शांति देवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उन्होंने बेटी के लिए हमेशा बेटे बहू का दिल दुखाया था। उन्होंने बोला,
जैसा तुम लोगों को ठीक लगे बेटा। पंकज और नेहा घर जाने के लिए इंतजाम करने लगे और शांति देवी दुखी मन से अपने परिवार का एल्बम देखने लगी, जो कि अक्सर बहुत दुखी होने पर देखा करती थी, जिस पर उनके बेटे की शादी से लेकर उनके बचपन तक की एक एक पल उन्होंने बड़े होने तक के संजो रखे थे। और जब कभी भी उनका मन उदास होता था तो वो उसे खोलकर अपने मन को बहलाती थी। अपने पुराने एल्बम के पन्नों को पलटते हुए उन्हें एल्बम से एक पत्र मिला। उन्हें लगा ये क्या है। जब उन्होंने पत्र खोलकर देखा तो ये उनके पति द्वारा लिखा गया पत्र था। उन्हें हैरानी हुई कि ये पत्र उन्होंने कब लिखा और इसमें क्या लिखा है। उन्होंने पत्र पढ़ना शुरू किया। शांति देवी के पति ने लिखा था, मुझे पता है शांति, तुम जब परेशान होगी तब इस एल्बम को ज़रूर खोलोगी। पता नहीं उस वक्त मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारा साथ अब ज़्यादा दिनों तक नहीं है, इसलिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। मुझे पता है तुम अपनी बेटी अमृता के बहुत करीब हो, उतनी करीब तुम पंकज और नेहा के नहीं हो, क्योंकि जब से नेहा पंकज की ज़िंदगी में आई है तुमने पंकज से एक दूरी बना ली है, क्योंकि तुम नेहा को अपने प्यारे बेटे की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। पर ये जीवन की सच्चाई होती है, हर लड़के की ज़िंदगी में उसकी पत्नी आती ही है। तुम भी तो आखिर मेरी ज़िंदगी में आई थी ना, तो क्या तुम मेरे माँ बाप का बुरा चाहती थी? नहीं ना। ऐसे ही तुम्हारे बेटे बहू भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं। मैं ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि जब मैं नहीं रहूँगा तो पक्का तुम्हारी बेटी दामाद तुम्हें बरगला करके तुम्हारे बेटे बहू के खिलाफ कर देंगे, क्योंकि तुम दिमाग से नहीं दिल से सोचोगी, लेकिन मैं दिमाग से सोचता हूँ। अमृता मेरी भी बेटी है, मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से देखा है शादी के बाद से वो बदल गई है। मैंने तो देखभाल करके अच्छे घर में उसकी शादी की थी, लेकिन किसी के स्वभाव को तो कोई नहीं जान सकता ना। दामाद जी बहुत ही मकार किस्म के इंसान है, चालाकी और नीचता में उनका कोई मुकाबला नहीं है, और उन्होंने अमृता को भी अपने जैसा बना दिया है। अमृता हर काम अपने फ़ायदे के लिए करती है, ये बात मैंने बहुत बार गौर की है। और मैंने ये भी गौर किया है कि अमृता तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू के खिलाफ भड़काती है और तुम उसकी बातों में बहुत जल्दी आ जाती हो। इसलिए आज मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। मुझे पता है तुम जरूर किसी परेशानी में होगी, तभी आज ये पत्र तुम्हारे हाथ में लगा है। शांति देवी, एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारे बेटे बहू लाखों में एक है और नसीबों से ऐसे बेटे बहू मिलते हैं। बेटी की बातों में आकर कभी अपने बेटे बहू से दूरी मत बना लेना। मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैंने अपनी सारी सेविंग सब कुछ हम दोनों के नाम पर कर रखा था, ताकि अगर हम दोनों में से किसी को भी कुछ हो तो अगला खुद व खुद उस सेविंग का मालिक बन जाए। और अगर मैं नहीं रहूँगा तो सारी सेविंग और प्रॉपर्टी की मालकिन तुम बन जाओगी। तो सोच समझकर उसे उपयोग में लेना और अपनी बेटी के प्यार में पागल होकर अपने बेटे बहू से कभी उनका हक मत छीनना। ठीक है, बेटी का भी हक होता है माँ बाप की संपत्ति पर, लेकिन फ़र्ज़ तो सारे बेटे बहू निभाते हैं। तो जितना बेटी का हक होता है उतना उसे देना, पर उससे अधिक नहीं, क्योंकि फ़र्ज़ तो सारे बेटे बहू ही निभाएंगे। जैसे हमारी बेटी दामाद अपने घर में बेटे बहू होने का फ़र्ज़ निभाएंगे और उन्हें अपने घर की प्रॉपर्टी मिलेगी। मेरी कोई भी प्रॉपर्टी पुश्तैनी नहीं है, मेरे खुद की कमाई हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका बंटवारा न्याय संगत तरीके से हो। तुम खुद सोच कर देखना कि न्याय संगत क्या है। हमने बेटी को देने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये एक सच्चाई है कि हमने उसकी बहुत बड़े घर में शादी की है, तो जिस तरह हमारे बेटे बहू के पास हमारी कुछ संपत्ति रहेगी, उसके पास भी अपने सास ससुर की संपत्ति रहेगी। कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है उसके साथ, क्योंकि तुम जानती हो उसकी शादी में मैंने पानी की तरह पैसा बहाया है,
तब जाकर इतने बड़े घर में उसकी शादी की है। उसके बाद भी मैंने उसके नाम पर कुछ सेविंग करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसे उसका हक चाहिए होगा। लेकिन मैं अपने बेटे का हक छीनकर बेटी को तो नहीं दूंगा, ये मेरा फैसला है। कुछ एफडी मैंने अपने प्रॉपर्टी के कागजात में रखी हुई है, तो वो उसे दे देना, और अपने जेवरों में से जो उसे देना हो दे देना। उसके अलावा मेरी संपत्ति में से उसे कुछ नहीं देना। उसे उसके सास ससुर की संपत्ति में से काफ़ी कुछ मिलेगा। ये मेरी अर्जित की हुई संपत्ति मेरे बेटे बहू के हक की है और उन्हें मिलनी ही चाहिए। हाँ, वो इस बात के लिए विवाद जरूर करेगी, तो उसका जवाब तुम उसे दोगी, क्योंकि जवाब तुम्हें पता है। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। शांति देवी को ये पत्र पढ़कर बहुत अजीब सा लगा। क्या उनके पति को पहले से ही पता था ऐसा सब कुछ होने वाला है, या वो उनकी कमजोरी को अच्छे से समझते थे? तब शांति देवी एक एक करके अपनी गलतियों को सोचने लगी। अगले दिन तक पंकज और नेहा भी आ चुके थे। पंकज शांति देवी को लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल में गया और उनका अच्छे से चेकअप करवाया, तो पता चला शांति देवी के गोल ब्लैंडर में पथरी है, जिसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। पंकज ने बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, आप तुरंत ऑपरेशन कीजिए। तुरंत ही अस्पताल में 1 लाख रुपए जमा करवाइए। पंकज ने बिना कुछ बोले तुरंत 1 लाख रुपए अस्पताल में जमा करवा दिए। शांति देवी के अकाउंट में तो कुछ खास बचा नहीं था, क्योंकि सब कुछ तो अपने नाती और नातिन के स्कूटी और आईफोन देने में खर्च कर दिया था, और जो पेंशन आती थी उससे वो अपना खर्चा निकाल कर बाकी पैसे अमृता पर लुटा देती थी। आज शांति देवी को लग रहा था कि जिस बेटी को आज तक उन्होंने दोनों हाथों से बस दिया ही है, उस बेटी ने उन्हें एक अच्छे डॉक्टर तक को नहीं दिखाया अपने पैसे बचाने के लिए, और जिस बेटे बहू को उन्होंने हमेशा कोसा, आज वही उनके साथ खड़े हैं। खैर, अगले दिन ऑपरेशन होना तय हुआ और नेहा को अस्पताल आना अलाउड नहीं था, क्योंकि नेहा का छोटा बच्चा था और छोटे बच्चे अस्पताल में अलाउड नहीं थे। शांति देवी ने अमृता को फ़ोन किया और बोला, बेटा नेहा अस्पताल नहीं रुक पाएगी, उसका छोटा बच्चा है, घर पर अकेली भी नहीं छोड़ी जा सकती, तो तू आजा, एक दिन अस्पताल में रुक जाना, बस एक दिन की ही बात है, अगले दिन तो अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन अमृता ने साफ मना कर दिया। अरे नहीं माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं अस्पताल में कैसे रहूँगी? मुझे तो अस्पताल की महक से ही उल्टी आती है, मेरे बस का नहीं है, और वैसे भी ये तुम्हारी बहू का फर्ज है, उसे ही निभाने दो। और ये सब कहने की बात है, वैसे भी बगल में उनका मायका है, एक दिन की तो बात है, बच्चे को उनकी माँ संभाल लेगी, कहकर अमृता ने फ़ोन रख दिया। आज शांति देवी की आंखों में से पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। ये वही बेटी थी जिसने पिता की जिम्मेदारी से भी अपना पल्ला झाड़ लिया, और आज माँ की जिम्मेदारी से भी अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन अपने हक बहुत याद दिलाती है। पंकज ने बोला, माँ परेशान क्यों हो रही हो, एक दिन की ही तो बात है, मैं हूं ना, अस्पताल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, और अस्पताल में नर्स तो है ही तुम्हारी ज़रूरत के लिए, तुम परेशान मत हो। खैर, एक दिन अस्पताल में रहकर ऑपरेशन के बाद शांति देवी घर आ चुकी थी। इस बार पंकज भी लंबी छुट्टी लेकर आया था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि हो सकता है लंबे वक्त घर पर रुकना पड़े। नेहा ने जी जान से शांति देवी की सेवा की, लेकिन वो उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, क्योंकि पिछली बार की बातों को वो भूल नहीं पाई थी। किस तरह से उन्होंने अपनी बेटी के लिए अपनी बहू की बेइज्जती की थी एक गिलास दूध के लिए, इसलिए वो अपने फर्ज तो निभा रही थी, पर चुपचाप। खैर, अब शांति देवी घर आ चुकी थी, तो अमृता औपचारिकता निभाने के लिए घर आई। तो शांति देवी बोली, क्यों फुर्सत मिल गई तुझे माँ को देखने की? अमृता ने हंसते हुए बोला, अरे माँ, कौन सी बड़ी बात हो गई, गोल ब्लेंडर में पथरी तो आम बात है,
छोटा मोटा ऑपरेशन है, इसका कोई इतना बड़ा सीरियस मैटर थोड़ी ना था जो आप मुझे इतना ताना मार रही हो। चलो छोड़ो इन सब बातों को। थोड़ी देर बैठने के बाद अमृता बोली, अच्छा माँ चलती हूँ, बहुत काम है घर में। और माँ, इस महीने का किराया तो आ गया होगा, तो मुझे दे दो, बेटी की फीस और ट्यूशन की फीस भरनी है। माँ ने बोला, बेटा किराया तो आ गया है, लेकिन मैं तुझे नहीं दे सकती, मेरे खुद के बहुत खर्चे हैं। अभी ऑपरेशन में लगभग 1 लाख रुपए लग गए और दवाइयों में 20 से 25 हजार लग गए। खर्च बहुत बढ़ गए हैं, पेंशन उतनी आती नहीं, तो किराया तो अब मैं तुझे नहीं दे सकती। और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी तो माँ बाप ही उठाते हैं और अपने हिसाब से बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, तो तू देख ले। ये सुनना था कि अमृता चिल्लाने लगी, वाह माँ, बेटे के आते ही तुमने रंग बदल लिया। ये मत भूलो कि पापा की प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक बनता है। माँ बोली, बिल्कुल तेरा हक बनता है, चल आज हिसाब किताब कर ही लेते हैं। रोज रोज की टेंशन से तो अच्छा है कि हम सारा हिसाब किताब क्लियर कर लें, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का हक बराबर बनता है, और जब हक बराबर बनता है तो फर्ज भी बराबर बनता है। तो चल, अभी तक घर का किराया तूने जितना लिया है वो करीब 2 लाख होंगे, उसमें से 1 लाख भाई को दे दे, क्योंकि आधे तो तेरे भाई के हक के पैसे बनते हैं। और हाँ, जो झुमका मैंने तुझे दिया है उसमें से 1 झुमका नेहा को दे दे, क्योंकि एक पर ही तो तेरा हक है। और हाँ, मैंने तेरी बेटी को आईफोन और तेरे बेटे को स्कूटी खरीद कर दी है, दोनों की कीमत मिलाकर करीब 3 लाख लगे हैं। अब इनका बेटा तो छोटा है, वो स्कूटी और आईफोन तो लेगा नहीं, तो एक काम कर, उसकी आधी कीमत करीब 1.5 लाख की तू पंकज के बेटे के नाम की एफडी कर दे, क्योंकि उस पर भी पंकज और नेहा का तो बराबर का हक था। और बाकी बचे हुए पैसों और प्रॉपर्टी को मैं 2 बराबर हिस्से में बांट दूंगी। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, पापा को जब हम दिल्ली लेकर गए थे तो आने जाने का खर्चा करीब 50 हजार लगा था, तो 25 तो पंकज को दे देना, क्योंकि फर्ज तो तेरा भी बराबर का था ना। और उसके बाद अस्पताल में पापा के इलाज में करीब 5 लाख लगे थे, जो कि पंकज ने दिए थे, तो उसमें से 2.5 लाख रुपए तू पंकज को दे दे, क्योंकि आधे पैसे देने का तो तेरा भी फर्ज है। जब लेने का हक तेरा है तो फर्ज भी तेरा होगा, वो मैं बेटे के ऊपर अकेले नहीं डाल सकती। और हाँ, अभी अस्पताल में ऑपरेशन के करीब 1 लाख लगे हैं और लगभग 25 की दवाई, तो तू करीब 62.5 हजार पंकज को दे दे, क्योंकि आधे पैसे तो देना तेरा फर्ज है। हक तो तू बराबर लेगी तो फर्ज भी बराबर निभा। अब ऐसे थोड़ी ना होगा कि हमारी बीमारी में हमारे बेटे बहू खर्च करे, सेवा हमारे बेटे बहू करे और मेवा बेटी खाए। और हाँ, अभी 1 महीने यहाँ रहकर मेरी पूरी सेवा कर, क्योंकि अभी तो मुझसे चला फिरा नहीं जाएगा। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी का बराबर बंटवारा कर देती हूँ। ये सब बातें सुनकर अमृता का दिमाग घूमने लगा। अमृता ने बोला, ये कैसी बातें कर रही हो माँ? पापा के इलाज का पैसा, तुम्हारे इलाज का पैसा मैं क्यों दूंगी? ये तो बेटे बहू का फर्ज होता है ना। माँ ने बोला, तो क्या सिर्फ बेटे बहू का फर्ज होता है, माँ बाप का कोई फर्ज नहीं होता? माँ बाप का फर्ज सिर्फ ये होता है कि जो संपत्ति है उसे उठाकर बेटी को दे दो, या आधी आधी बेटे और बेटी में बांट दे, तो फिर आधी आधी जिम्मेदारी भी बांटनी होगी। पिताजी तो नहीं रहे, उनके क्रियाक्रम में भी करीब 1 लाख खर्च हुए थे, वो 1 लाख भी तुझे अभी पंकज को देने हैं। और हाँ, उस वक्त हिस्से बंटवारे की बात नहीं हुई थी, लेकिन अब जब हिस्से बंटवारे की बात हो रही है तो सब कुछ बराबर बांटना चाहिए। जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा क्रियाक्रम तू करना, क्योंकि पिताजी का क्रियाक्रम करके पंकज और नेहा ने अपना फर्ज निभा लिया है। अब तो बेटा बनकर हिस्सा लेगी तो बेटा बनकर फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। मैं सब कुछ बराबर बांटने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा क्रियाक्रम तू और दामाद जी मिलकर करेंगे, और मेरी चिता को मुख्य अग्नि तू देगी, क्योंकि तुझे सब कुछ बराबर का हिस्सा चाहिए।
अमृता ने बोला, पागल हो गई हो क्या माँ, ये सब मैं क्यों करूँगी, ये सब तो बेटा करता है। माँ ने बोला, तेरी सुविधा अनुसार सब कुछ नहीं होगा कि जहाँ मन किया बेटा बनकर बराबर का हिस्सा ले लिया और जहाँ मन किया बेटी बनकर ये बोल दिया कि अब बेटे बहू का फर्ज है। ऐसा नहीं होने वाला। अमृता को समझ में आ गया था कि आज माँ उसे अच्छे से उसकी गलती का एहसास करवा कर रहेगी। अमृता को समझ में आ गया था कि आज माँ चुप रहने वाली नहीं है और उसकी चालाकियों को माँ बहुत अच्छे से समझ चुकी है। अमृता ने बोला, अच्छा माँ छोड़ो इन सब बातों को, मैं चलती हूँ। माँ ने बोला, हाँ चली जा, पर अगली बार दामाद जी को भी साथ में लेकर आना, ताकि 1-2 महीने रहकर यहाँ थोड़ी सासू माँ की सेवा कर दे और मुझे अपने हाथों से खाना वगैरह बनाकर खिला दे। बहू ने तो अपनी सास की बहुत सेवा कर ली, तो बहू को तो उसका हक मिलेगा। अब दामाद जी तो आज तक सेवा तो दूर की बात है, मुझे अस्पताल में देखने तक नहीं आए, तो बिना कुछ किए तो उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं। अगर उन्हें और उनकी पत्नी को बराबर का हक चाहिए तो आकर बराबर की सेवा कर ले, जैसे कि एक बहू करती है। अमृता को समझ में आ गया कि अब माँ चुप रहने वाली नहीं। वो जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन शांति देवी ने बोलना जारी रखा और वो चिल्ला चिल्ला कर लगातार बोल रही थी, मेरी गलती थी कि मैंने अपने बेटे बहू को तेरे कहने पर गलत समझा, लेकिन मैं अपना सब कुछ बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांटूंगी। ये सब कुछ पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, बल्कि पापा की व्यक्तिगत कमाई गई संपत्ति है और अब मेरे नाम पर है, तो मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकती हूँ। और अब मेरा फैसला ये है कि मैं अपनी संपत्ति अपने बेटे बहू को दूंगी, जैसे तुझे तेरे सास ससुर देंगे। हाँ, पापा ने तेरे नाम पर कुछ एफडी कर रखी है, वो मैं तुझे दे दूंगी और मेरे जेवरों में से कुछ जेवर मैं तुझे दूंगी। इससे अधिक तुझे मैं कुछ नहीं देने वाली और उम्मीद भी मत करना, क्योंकि अपने सारे फर्ज मेरे बेटे बहू निभा रहे हैं। तूने तो अपने फर्ज से बहुत पहले ही कन्नी काट ली है। और हाँ, इस घर का किराया भी अब मेरे बेटे बहू ही लेंगे, बल्कि मैं अपने बेटे बहू के साथ उनके घर जाकर रहूंगी, ताकि बार बार मेरी वजह से परेशान होकर उन्हें यहाँ ना आना पड़े। और घर के दोनों हिस्से मैं किराए पर दूंगी। मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ। गलत सिर्फ बेटे बहू नहीं, माँ बाप भी होते हैं जो अपने बेटे बहू के साथ मेल नहीं बिठा पाते हैं। और अगर माँ बाप बेटे बहू के साथ मिलजुल कर चलते हैं तो बेटे बहू भी माँ बाप के साथ मिलजुल कर चलते हैं। और आज मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। नेहा खड़ी होकर ये सब बातें सुन रही थी और उसने बोला, मम्मी जी, आज आपकी बातें सुनकर आपके लिए मेरे मन में जो गिला शिकवा था सब दूर हो गया। अब आप हमारे साथ चलिए और पूरे हक से अपने बेटे बहू के साथ रहिए। आपका हक है हमारे साथ रहने का, और हम अगर कोई गलती करें तो बोलने का। लेकिन हाँ, प्लीज़ दूसरों की बातों में आकर अपने बेटे बहू को गलत मत समझिएगा, बहुत दुख होता है। शांति देवी ने बोला, हाँ बेटा, मुझे समझ में आ गया। अमृता के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो बोली, ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, वैसे भी मेरा यहाँ क्या काम। इतना कहकर अमृता वहाँ से चली गई और शांति देवी अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। और अब आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।